सकते हैं खंड अ को हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। और आपने इन्फॉर्मेशन में पढ़ा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न टोटल 20 नंबर के होंगे और 20 क्वेश्चन होंगे जो कि एक एक नंबर के होंगे। ठीक है, तो इन सभी 20 क्वेश्चन को खंड अ का हम सॉल्यूशन इस वीडियो में बताएंगे, और खंड ब का सॉल्यूशन जो होगा हमारा, जो कि टिप्पणी वाला क्वेश्चन है, जो कि थ्योरिकल क्वेश्चन है, उसमें हम आपको दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। पहले हम खंड अ को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। कोई एक परिमेय संख्या है तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है क्या होता है, सदैव क्या होता है। देखिए ऑप्शन दिया है अशांत, शांत, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो शांत होता है या अशांत होता है, चलिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है, हमेशा उसका जो दशमलव प्रसार होता है शांत होता है या अशांत होता है। तो मान लीजिए कि कोई हम परिमेय संख्या एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कोई परिमेय संख्या 7/2 है। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इसके दशमलव प्रसार में बदलते हैं, तो 3 का 6, दशमलव बढ़ेगा, एक जीरो बढ़ेगा, 5 बार में कट जाएगा 10। ठीक है, इस प्रकार से 3.5 आ गया, जो कि एक शांत है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर कोई भी परिमेय संख्या आप लेंगे और उसका दशमलव प्रसार करेंगे तो सदैव शांत में ही आएगा। ठीक है, वो सदैव शांत ही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 देख सकते हैं, दूसरा है हमारा शांत, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, यानी कि शांत होगा, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। देखिए शून्येतर परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कि शून्य न हो। शून्येतर का मतलब होता है जो शून्य न हो। तो एक शून्येतर संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या और एक। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। देखिए ये ओमार शीट में भरना है, सही का निशान नहीं लगाना है। मैं तो इसमें सही का निशान लगा रहा हूँ सॉल्व करके, लेकिन आपको ओमार शीट मिलेगा, उसमें आपको वहाँ पे गोला बनाना है। ठीक है, गोला यानी कि कलर करना है गोला में। यहाँ देखिए एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, परिमेय होता है या अपरिमेय होता है, क्या होता है इसको हम देखते हैं। देखिए हम शून्येतर परिमेय संख्या जो कि शून्य नहीं होनी चाहिए, अन्य कोई संख्या हो सकती है। तो मान लीजिए कोई परिमेय संख्या क्या हो सकती है, परिमेय संख्या क्या हो सकती है, दो लिख सकते हैं। और कोई अपरिमेय संख्या गुणनफल का है तो इसमें बेगुणा में कोई अपरिमेय संख्या। ठीक है, कोई अपरिमेय संख्या, मान लीजिए रूट में 3 लेते हैं, यह अपरिमेय संख्या है। अगर हम इनका गुणा कराते हैं तो गुणा कराने पर हमें 2 रूट में 3 मिलेगा। अब आप जानते हैं चैप्टर 1 को अगर आपने पढ़ा है वास्तविक संख्या को, तो यह क्या है, 2 रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यानी कि परिमेय और अपरिमेय के गुणनफल सदैव परिमेय संख्या ही प्राप्त होते हैं। या ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल भी लेकर के देखते हैं। देखिए अगर हम 3 का अगर मल्टीप्लाई कराते हैं 2√5 में, ठीक है, तभी भी हमें क्या मिलेगा, इस 2 का गुणा 3 में हो जाएगा 6 और रूट में 5, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि किसी भी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा कराने पर हमें सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो लिखेंगे जो हमारा पहला जो सॉल्यूशन है ये हमारा देख रहे हैं कि सही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है सदैव अपरिमेय संख्या, हमें भी सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, मैं इसमें बताना है, आपको समझाना है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा आपसे बातें कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए इसको हल करते समय हमें तो दिया है x बराबर 0 और एक दिया है 2x प्लस में 3y बराबर में 12। ठीक है, तो एक को समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और एक को समीकरण सेकेंड मान लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो देखिए अगर समीकरण 2 में हम x का मान रखेंगे, x का मान क्या है, 0 है। समीकरण 1 में दिया है x बराबर 0, तो हम समीकरण 2 में x का, इस x के जगह पे अगर x का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2x के जगह पे हम 0 रख देंगे प्लस में 3y बराबर में 12। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं घबराइए नहीं, मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश का यूज़ करता हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा, आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा। ठीक है, और आपको घबराहट हो रही होगी कि ये मॉडल पेपर मैंने कहाँ से लिया है।
टेंशन मत लीजिए, मैंने कोई भी चोरी नहीं की है, मैंने कोई भी आपको वहम में नहीं रख रहा हूँ। आपका ये जो मॉडल पेपर है ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है ये सारे क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो टेंशन ना ले, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए ताकि हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर से समझ में आ जाए, ठीक है। इससे आपको फायदा ये होगा कि परीक्षा में होने वाले जो पैटर्न है समझ में आ जाएंगे बिल्कुल ही अच्छे से, ठीक है। आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये 2 का अगर 0 में गुणा होगा तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया भाई, ये तो क्या हो गया 0 हो गया, तो इसको तो लिखेंगे नहीं। यहाँ पे 3y बराबर में 12 ये आ गया हमारा। अब देखिए 3y बराबर में 12 आ गया, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इधर हम कर देते हैं थोड़ा सा, 3y बराबर 12, तो y बराबर जब निकालेंगे ना तो ये 3 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भगा में हो जाएगा, तो 12 है बट्टा में 3 आ जाएगा, ठीक है, बट्टा में 3 आ जाएगा। तो y बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, 3 चौका 12, 4 आ जाएगा, y बराबर 4 आ गया, ठीक है। और x बराबर 0 दिया है, x बराबर क्या दिया है, x बराबर 0 और y बराबर 4, तो x का मान हम पहले लिखते हैं। देखिए निर्देश इसमें क्या क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु, तो प्रतिच्छेद बिंदु x कामा y होता है, ठीक है। तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे, x के जगह पे 0 और कामा y के जगह पे 4, यानी कि 0 कामा 4 जो होगा हमारा प्रतिच्छेद बिंदु होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं 0 कामा 4 जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, ये हमारा सही है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 व 8 प्राप्त होता है, ठीक है, 5 व 8 प्राप्त होता है, यानी शेषफल प्राप्त होता है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल हमें 5 और 8 प्राप्त होता है। तो देखिए 70 और 125 यानी 70 का अगर विभाजित कर रहे हैं तो इस या क्रमशः इसका शेषफल क्या 5 प्राप्त हो रहा है, तो 70 में से अगर 5 को घटाते हैं तो ये हो जाएगा 65, और 125 को विभाजित करते हैं उस संख्या से, कोई संख्या है और उस संख्या से 125 को विभाजित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, शेषफल 8 प्राप्त होता है। तो 125 में से अगर 8 को घटा देते हैं तो 117 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में कहा है उस प्रकार से हमें करना है, क्या करना है, देखिए सबसे पहले उसमें कहा है कि यानी कि इसको विभाजित कर रहा है 70 और 125 को, तो 70 और 125 को विभाजित कर रहा है, तो इसमें से अगर हम 5 और 8 को घटा दिए यानी 65 और 117 को भी ये क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर बात किया जाए तो HCF ऑफ अगर 65 और 117 का HCF हम निकाल लें तो जो हमारा जो HCF प्राप्त होगा ना वही एक ऐसी संख्या होगी जो कि इन दोनों को विभाजित करने पर वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि इन दोनों को विभाजित करने पर शेषफल 5 व 8 प्राप्त कराएगी, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, HCF इसका निकालते हैं। तो 117 को अंदर रखेंगे, 65 को बाहर रखते हैं, भाग जाएगा, एक बार में भाग जाएगा, 65 आएगा यहाँ पे, अगर इसको हम घटा देते हैं तो 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 2, ठीक है, और यहाँ पे 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है, 52 हो गया। अब इस 65 को अंदर लाते हैं, तो अंदर लाते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं 52 से, तो 52 से एक बार में जाएगा, तो 52 अगर यहाँ पे लिखेंगे घटाएंगे क्या बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 और यहाँ पे 1 बचेगा, 13 हो गया। अब इस 52 को अंदर लाएंगे, इस 52 को अंदर लाएंगे तो ये 13 से कितनी बार में कटेगा, 13 चौका 52, 13 चौका 52, यहाँ पे आ गया 0। अब 0 आ गया ना तो यह जो भाजक होता है, 0 आने के बाद से ये जो भाजक होता है, जो भाजक हमें शेष में 0 प्राप्त कराता है उसे हम HCF कहते हैं, यानी कि HCF बराबर 13। ये चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो HCF बराबर क्या हो गया, 13 हो गया। तो यानी कि 13 एक ऐसी संख्या है, 13 एक ऐसी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 70 और 125 को विभाजित करने पर 5 व और 8 शेषफल प्राप्त कराएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा देख सकते हैं 1 है 13, तो ये हमारा ऑप्शन जो है होगा सही होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, समीकरण 2x प्लस में ay बराबर 1 तथा 3x माइनस का 5y बराबर में 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा, यानी कि इसका कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए आप 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को तो पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें समझाने वाला हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए हमें दिया गया है 2x प्लस में ay बराबर में 1 तथा
3x माइनस का 5y बराबर में 7 दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे रख ले रहा हूँ और इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा ये क्वेश्चन हो सकता है समझाने के माध्यम से देखें तो। ठीक है, आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा तेजी से करना है ताकि आपके पास समय बचे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम अगर मान लेते हैं कोई समीकरण a1x प्लस b1y और बराबर में c1। ठीक है, ऐसे ही कोई समीकरण a2x प्लस b2y बराबर में c2 है। ठीक है, इसी से अगर इसका तुलना करें तो a1 बराबर देखेंगे, a1 बराबर में हमें क्या मिलेगा 2 और b1 बराबर क्या मिलेगा a। ठीक है, और यहाँ पे c की तो बात ही हटा दीजिए अभी। ठीक है, क्योंकि हम कुछ चीज़ें बताने वाले हैं इसमें। अब इसमें देखिए a2 बराबर क्या नहीं मिल जाएगा, a2 के जगह पे यहाँ पे क्या है, ये हमारा दूसरा समीकरण है तो दूसरे में देखेंगे। a2 के जगह पे 3, a2 बराबर 3 और b2 बराबर क्या निकल जाएगा माइनस का 5। b2 के जगह पे क्या है b2 है और b2 के जगह पे यानी कि y का गुणांक b2 है तो y का गुणांक माइनस का 5 है तो b2 बराबर माइनस का 5 मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इतना तो आप जानते ही होंगे। अब देखिए हमें कोई हल नहीं है, जब कोई हल ना हो, जब कोई हल नहीं है, जब कोई हल नहीं है तो यह स्थिति तभी हो सकती है जब a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 के और बराबर नहीं हो c1 बाई c2 के। ठीक है, इस बात को समझिए, जब रेखाएं समांतर होती हैं यानी कि जब संपाती समांतर रेखाएं होंगी a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और नॉट इक्वल c1 बाई c2 होगा, तब जो होगा इसके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं इस समीकरण के जो 2x प्लस ए वाई बराबर 1 और 3x माइनस का 5y बराबर 7, इसका कोई हल नहीं है। तो हम इसी फॉर्मूले पे अगर रखते हैं तो देखिए a1 के जगह पे a1 का मान रखते हैं, a1 का मान है 2 तो a1 का मान हम रखेंगे a1 के जगह पे a1 का मान 2 रखेंगे बट्टा में a2 के जगह पे a2 का मान हम 3 रखेंगे बराबर b1 के जगह पे हम क्या रखेंगे a रखेंगे और बट्टा में b2 के जगह पे हम माइनस का 5 रखेंगे। और ये नॉट इक्वल है तो इसकी बात ही नहीं करनी है हमें। ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल है तो इसकी चीज़ हम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि c1 का मान 1 होगा और c2 का मान 7 होगा, लेकिन हमें इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉट इक्वल है यानी कि बराबर नहीं है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, हमारा a का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, अगर हम a का गुणा 3 में करा दे तो 3a हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, बराबर में अगर 5 का गुणा हम 2 में करा दे तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 गुना का 10। अब देखिए a बराबर हम निकालें ना तो इस 3 इधर मल्टीप्लाई गुणा में है तो इधर आके भगा में हो जाएगा तो माइनस का 10 अब बट्टा में 3 हो जाएगा, यानी कि a का मान क्या निकल गया माइनस का 10 बट्टा में 3। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये कंडीशन आपको याद कर लेना है अगर आप नहीं पढ़े हैं तो। अगर आप पढ़े हैं तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, a बराबर माइनस का 10 बट्टा में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देख सकते हैं आप माइनस का 10 बट्टे में 3, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है हमारा माइनस का 10 बट्टे में 3, ये हमारा क्या है सही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे ये कथन दिए गए हैं ABCD करके और यहाँ पे इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये ABCD 4 कथन दिए गए हैं, इन 4 कथन को देखना है कि कौन कौन सा कथन सत्य है और कौन कौन सा कथन असत्य है और जो सही है, जो कथन सही है उसमें यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं और ये कथन दिए गए हैं, इन पर हमें विचार करना है। तो देख सकते हैं द्विघात समीकरण जो है हमारा है 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 3 बराबर 0 है। तो यहाँ पे अगर हम इस पे विचार करें तो पहला जो हमारा दिया गया है तो ऑप्शन के हिसाब से ही तो करेंगे। ऑप्शन दिया गया है दिए गए समीकरण का विभेदकर 0 से कम है, समीकरण में कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण का विभेदकर 0 है, समीकरण के मूल वास्तविक है। तो देखिए कुल मिलाकर के 2 चीज़ों के बारे में हमें देखना है, एक वास्तविक देखना है मूल है या मतलब उसके जो मूल हैं वास्तविक है या नहीं है, और एक चीज़ देखना है कि विभेदकर इसका 0 से कम है या 0 है। ये चीज़ें हमें देखनी है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। देखिए हमारा जो यहाँ पे द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 3 बराबर 0 है। ठीक है, इसमें से अगर हम a बराबर देखें तो a की जगह पे क्या है 2 है, 2 हो जाएगा। b बराबर देखें तो ये साइन के साथ ही लेते हैं, माइनस साइन के साथ ही लेंगे यानी b बराबर माइनस का 4 हो जाएगा। और c बराबर देखें तो c बराबर 3 है। ठीक है, और विभेदकर का सूत्र लगाते हैं अगर हम, विभेदकर का जो सूत्र होता है d बराबर
बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, इनके सूत्र पे हम इसकी जांच करते हैं, देखते हैं कि ये जो इसका मूल है वास्तविक है या अवास्तविक है, या फिर इसका जो विविधकर निकल रहा है वो शून्य से कम आ रहा है या शून्य आ रहा है। ये चीज़ें हमें देखनी है। तो देखिए यहाँ पे डी बराबर अगर निकालेंगे हम, तो बी के जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे 4 ही रहेगा, 4 की जगह पे 4 ही रहेगा, इंटू में ए की जगह पे हम 2 रखेंगे, गुणे में सी की जगह पे 3 रखेंगे। ठीक है, इसको हम देखते हैं, 4 चौका ये हो जाएगा प्लस का 16, माइनस का यहाँ पे 4 दूना 8, 8 त्रिका 24 हो जाएगा, माइनस का 24। ठीक है, तो यानी कि डी बराबर हमारा निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 16 में से अगर माइनस का 24 को घटाएंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, डी बराबर क्या आ गया, माइनस का 8, यानी कि डी का जो मान है, डी का मान जो है ये क्या निकला, ऋणात्मक हो गया। डी का मान जब ऋणात्मक होगा तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। अगर धनात्मक होता तो उसका मूल वास्तविक होता, लेकिन ये ऋणात्मक है तो इसका मूल वास्तविक नहीं है। अब देखिए यह जो हमारा सॉल्यूशन है, इसी से हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन का चयन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए पहला हमारा दिए गए समीकरण का विविधकर शून्य से कम है, तो देखिए यहाँ पे इसका विविधकर निकाले हैं तो माइनस का 8 आया है, तो माइनस 8 0 से कम है, तो यानी कि हमारा जो पहला ऑप्शन है ये भी सत्य है। दूसरा देखते हैं, ये ऑप्शन नहीं है, ये कथन है, इसको पहला कथन हमारा सत्य है। दूसरा कथन देखिए, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो देखिए यहाँ पे अगर इसका मान ऋणात्मक आया है, 0 से कम आया है, तो इसके कोई भी मूल क्या है, वास्तविक नहीं है, तो ये दूसरा कथन भी हमारा सत्य है। और तीसरा कथन, समीकरण का विविधकर शून्य है, समीकरण का विविधकर शून्य तो नहीं है, माइनस का 8 है, तो ये कथन गलत है। समीकरण के मूल वास्तविक हैं, समीकरण के मूल वास्तविक तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, ये भी कथन गलत है। तो इसमें आप ऑप्शन में देखेंगे अगर आप, तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है ए और बी, दूसरा है ए और डी, तीसरा है सी और डी, और चौथा है केवल ए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है सही है, क्योंकि ये ए और बी कह रहा है, और ये जो कथन है ए और ये कथन बी, ये हमारा क्या है, सत्य है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बाद से ये हमें सत्य लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष, ए 0,3 है, ओ 0,3 है, और बी 5,0 है। इसका विकर्ण है, इसके विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। इसका विकर्ण क्या होगा, 5 होगा या 3 होगा या रूट में 34 या 4 होगा, ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से देखना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। देखिए ए ओ बी सी कोई एक आयत है, तो कोई एक आयत बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इसमें हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, और इसको हम ओ मान लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जो दिया है, ए शीर्ष ए का जो मान दिया गया है यहाँ पे, ये 0,3 दिया गया है। ए क्या है, 0,3 बिंदु है। ठीक है, और ओ क्या है, ओ 0,3 है। ठीक है, और बी 5,0 है, 5,0, और सी नहीं दिया गया है, और कहा है कि इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। यानी कि बी और ओ के बीच की दूरी अगर हम निकाल लें, इन दोनों के बीच की दूरी अगर इस विकर्ण को निकाल लें, तो अगर आयत का आपको पता ही होगा, आयत के दोनों विकर्ण क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर एक विकर्ण इधर गया, एक विकर्ण इधर का नापें, तो ये दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होती है, सेम होती है। अगर इस विकर्ण को निकाले तो इस विकर्ण का मान भी हमें पता चल जाएगा, यानी कि इसका मान भी हमें सी का जो होगा वो हमें पता चल जाएगा, निर्देशांक। तो ए का निर्देशांक 0,3, ओ का निर्देशांक 0,3, बी का निर्देशांक 5,0, इस तरह से दिया है, विकर्ण निकालना है। ठीक है, इस आयत का विकर्ण निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। देखिए विकर्ण क्या होगा, विकर्ण बी और ओ होगा। ठीक है, यही तो विकर्ण होगा, बी और ओ, तो ओ बी मान लेते हैं। इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे। रूट में बीच की दूरी का फार्मूला होता है, देख लीजिए, समझ लीजिए, बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें x1 और y1 का कौन है, x1 ये है और y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें मान रख देना है। देखिए x2 की जगह पे क्या रखेंगे, x2 कौन है, 0 है, तो 0 रख देंगे, माइनस का x1 क्या है, 5 है, तो 5 रख देंगे, इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस में y2 की जगह पे क्या लिखेंगे, y2 3 है, तो 3 रख देंगे, माइनस का y1 क्या है, y1 0 है,
तो 0 रख देंगे इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 में से अगर 5 जाएगा तो 5 ही तो बचेगा, 5 बचेगा 25 हो जाएगा इसका वर्ग, 25 प्लस में यहाँ पे 3 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, तो यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, वही सेम ही 3 ही बचेगा, ठीक है, 3 ही रहेगा तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 3 9। अब देखिए 25 और 9 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 34, यानी कि O और B निकल गया 34। इसका जो विकर्ण हुआ ये रूट में 34 हो गया, रूट में 34। तो हमें पता है आयत के दोनों विकर्ण क्या होते हैं, सेम बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये जो हमारा होगा, ये जो विकर्ण होगा ये भी हमारा रूट में 34 ही होगा, यानी कि OB और AC का जो विकर्ण निकल गया रूट में 34। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को हमने इतने अच्छे समझाया कि आप अगर ये क्वेश्चन बहुविकल्पी के अतिरिक्त अतिलघुत्तरी या लघुत्तरी प्रश्न में भी आ जाए तो आप कर सकते हैं। तो रूट में 34 ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, सत्य है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यदि समीकरण x² प्लस में kx माइनस का 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान बताइए। तो k का मान हमें निकालना है, तो आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए k का मान दिया है, यानी यहाँ पे मूल दिया है 1/2, तो यानी कि x की जगह पे हम 1/2 रख देंगे इस समीकरण में। तो हमारा जो समीकरण दिया है x² प्लस में kx माइनस का 5/4 बराबर में 0, इसमें x की जगह पे हम 1/2 रख देंगे। तो यहाँ पे x की जगह पे हम 1/2 रखेंगे तो इसका स्क्वायर, और प्लस में k और x की जगह पे हम 1/2 रख देंगे, ठीक है, 1/2, और माइनस का 5/4 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो 1, और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना का 4, प्लस में इस k का गुणा अगर 1 में होगा तो k/2 माइनस का 5/4 बराबर में 0। अब यहाँ से हमें k का मान निकल जाएगा, इसको हम अगर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यहाँ पे देखते हैं 4, 2 और 4 का एलसीएम अगर निकाल देंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। 4 से अगर 4 में डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा, यानी कि इसका जो हमारा इसमें अगर 1 का गुणा कर देंगे तो 1 होगा, और प्लस 2 का अगर भाग देंगे 4 में तो 2 दूना का 4 2 बार में कटेगा, और 2 का गुना हम k में करा देंगे तो 2k हो जाएगा, माइनस का 4 का भाग 4 में करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 होगा, ठीक है, अब बराबर में 0। अब देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं इस 4 का अगर गुणा इधर कराएंगे तो ये इधर आकर के 0 हो जाएगा, तो 1 + 2k माइनस का 5 बराबर में 0, ये 4 इधर गुणा होकर के 0 आ गया। अब देखिए 1 + 2k बराबर अगर करेंगे, अगर इस -5 को इधर भेजेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, इधर आकर के 5 हो गया, -5 को हमने इधर भेजा तो यहाँ आकर के +5 हो गया। अब देखिए 2k बराबर भेजेंगे, इस 1 प्लस में है ना, इधर भेजेंगे तो 5 और माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, सबको पक्षांतर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2k बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 हो जाएगा, और k बराबर निकालेंगे तो 4/2 हो जाएगा, ये 2 गुणा में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, ठीक है, इसको काट देंगे, k बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 2, ठीक है, k बराबर 2 मिल गया, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया 2। तो ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन में अगर 2 दिया है तो वो हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 देख सकते हैं इसमें 2 है, तो हाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण, देखिए ऑप्शन दिया है, यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कभी भी समरूप त्रिभुज जो होता है, देखिए जैसे कि एक त्रिभुज यहाँ बनाया हमने, एक त्रिभुज यहाँ हमने बनाया, ठीक है, इस तरह के 2 त्रिभुज हमने बनाया, एक बड़ा एक छोटा, तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं, इनकी देखिए संगत कोण जो है, संगत कोण ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर 1 भी हमारा सही है। और देखिए दूसरा है, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात की हो, तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर, इसका अनुपात इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये दूसरा भी हमारा सही है। यानी कि हमारा जो तीसरा दिया गया है उपयुक्त दोनों, तो ये दोनों ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, तो इस पर हम टिक मार देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री,
AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका का माप बताइए। माध्यिका का माप हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम बिल्कुल आसानी तरीके से करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आपको थोड़ा सा समझना है अच्छे से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज इस प्रकार का होता है जहाँ पे इसका ये जो होता है 90 डिग्री होता है। तो इसमें 90 डिग्री कहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री कोण सी है। तो यहाँ पे सी स्थित है और यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है। 90 डिग्री पे सी स्थित है और ए और बी है। तो देखिए ए सी का मान क्या दिया है, ए सी का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिया हमने। और बी सी बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, तो बी सी का मान 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे, अब भी लिख ले रहे हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा 4 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें कहा है बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका का माप ज्ञात कीजिए। यानी बिंदु सी से जाने वाली कोई माध्यिका इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से है। तो इसकी हमें माप ज्ञात करनी है, इस माध्यिका की ये वाली माप, जो इस भुजा को हम खींचे हैं, ये माप हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये हमें पता है कि यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो माध्यिका कभी भी जाएगी तो लंबवत जाएगी। तो ये भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा और ये भी हमारा 90 डिग्री का, यानी लंबवत जाएगी, ठीक है, 90 डिग्री का होगा। अब देखिए हमें पता है कि कभी भी ये लंबवत होगा तो ये समद्विभाजित करेगा, यानी दोनों को समद्विभाजित करेगा, यानी समान बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है। अब देखिए हम चलिए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। इसमें करना क्या है, आपको लेना है त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में ये पूरा त्रिभुज लिए हैं। इसमें कोण सी बराबर दिया है 90 डिग्री, ठीक है। ए बी बराबर दिया, ए सी बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हमें ए बी का मान निकालना है, इस ए बी का मान हमें निकालना है। तो ए बी बराबर क्या होगा ये हमें निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ए बी का जो मान होगा ना, तो बराबर में रूट में इन, यानी कि देखिए ये जो अगर हमारा कर्ण है तो ये लंब है और ये आधार है। लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को तो ही हम कहते हैं कर्ण का मान। तो इसके स्क्वायर को हम कर्णरी में इस 3 के स्क्वायर को लिखेंगे प्लस में इस 4 के स्क्वायर को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ए बी बराबर हमारा आ जाएगा रूट में 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 4 4 का 16, यानी ए बी बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया। यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो 16 9 25 हो जाएगा, रूट में 25 और रूट में 25 का मान हो जाएगा ए बी बराबर 5। तो ए बी बराबर हमें 5 प्राप्त हो गया, यानी कि इस टोटल का हमें 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया इसका मान, ठीक है। इस रेखा का मान, इस भुजा का मान हमें 5 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सी गई है ना, इस पे हम डी मान लेते हैं। ये सी डी हमारी क्या है, माध्यिका है। तो देखिए यहाँ पे सी डी माध्यिका है, सी डी क्या है, माध्यिका है। यहाँ पे आगे तो थोड़ा सॉल्व करते हैं हम। सी डी माध्यिका है, तो अगर ये सी डी माध्यिका है तो बी डी बराबर ए डी होगा। ये देखिए ये भुजा दोनों को बराबर भागों में हमने कहा है कि समद्विभाजित करेगी, तो ये ए डी और बराबर बी डी, तो बी डी बराबर ए डी होगा, ठीक है। और बी डी बराबर क्या होगा, बी डी बराबर ए डी। यहाँ पे ए डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए डी, ठीक है। बी डी बराबर ए डी और इसके बराबर में होगा ए बी बाई 2। ए बी के अगर आधा करेंगे तभी तो इसके बराबर आएगा, तो ए बी बाई 2, ठीक है। तो अगर हम बी डी बराबर निकालेंगे तो ए डी बराबर में ए बी का मान क्या है, 5 है बट्टा में 2, तो 5 बट्टा में 2 करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि हमारा जो ए बी का मान निकल गया, सॉरी ए डी या बी डी का मान निकल गया, तो ए डी बराबर हमें प्राप्त हो गया 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका ए डी का मान, इतना दूर का मान 2.5 और इतना दूर का मान 2.5 प्राप्त हो गया, ठीक है। दोनों को बराबर भागों में बांट दिया। अब हमें माध्यिका आराम से मिल सकती है। देखिए कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए त्रिभुज बी सी डी में, देखिए बी सी डी में, इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो बी सी डी में हम देखते हैं कि कोण डी बराबर 90 डिग्री। हमने कहा है कि यहाँ लंबवत कटेगा तो ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री का। देखिए यहाँ पे बी सी डी लिए हैं तो इसमें जो कोण होगा ये डी 90 डिग्री का होगा, कोण डी बराबर 90 अंश। और यहाँ पे देख सकते हैं बी डी बराबर क्या है, बी डी बराबर 2.5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर,
ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें CD का मान निकल जाएगा और वही हमारी माध्यिका होगी। यही CD है और यही हमारी माध्यिका होगी। तो इसका मान निकालने के लिए हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या करेंगे, 2.5 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। तो इसमें अगर हम करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2.5 का स्क्वायर अगर कर देते हैं तो इसका मान होगा 5/2 लिखेंगे इसको, 5/2 का स्क्वायर प्लस में 4 चौका 16। अब देखिए यहाँ पे रूट में 5 का स्क्वायर 25 बट्टा में 2 दूना 4 प्लस में 16, ये टोटल मिला करके हमारा आ जाएगा रूट में 39 अब बट्टा में 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो रूट में 39 ऊपर रहेगा, बट्टा में 4 को अगर बाहर निकालेंगे तो 39 बट्टा में 2। अप्रॉक्सीमेट ये आंसर आएगा 3.5 के लगभग, ठीक है, इसके लगभग ये आंसर आएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं इतना करने के बाद, मतलब बड़ा क्वेश्चन है, तो इतना करने के बाद हम देख सकते हैं कि ऑप्शन में कौन सा लगभग में सही हो सकता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया है और 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर जो हमारा ऑप्शन होगा ये सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई समचतुर्भुज है, देखिए ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हुआ है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, समझेंगे आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए कोई एक समचतुर्भुज है, ठीक है, एक समचतुर्भुज इस प्रकार से है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं ABCD, कोई नाम दे देते हैं ABCD। इसमें इसकी जो लंबाइयाँ हैं इसके विकर्णों की, एक विकर्ण इस प्रकार से है और एक विकर्ण इस प्रकार से है, ठीक है। तो एक विकर्ण जो BC है इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इस विकर्ण की लंबाई है पूरी, ठीक है। और 16 सेंटीमीटर इस विकर्ण की लंबाई है A और D की, ठीक है। इस विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से है। तो हम जानते हैं कि जो विकर्ण होते हैं ना, जब आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो वहाँ पे लंबवत होते हैं। यहाँ पे लंब होता है यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। यहाँ पे जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ये अगर इस यहाँ पे जहाँ प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, यानी कि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं तथा एक समद्विभाजित करते हैं। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। देखिए ये इसको समद्विभाजित करेगा, यहाँ से इतना दूरी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, इससे इसकी लंबाई बराबर होगी। इसको, इस बिंदु को हम O मान लेते हैं, ठीक है। अगर जब ये यहाँ पे लंबवत होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो हम अगर AO निकालना चाहें, इस भुजा का मान निकालना चाहें, केवल इतना का मान, पूरा का मान तो दिया है, AD का मान दिया है 16 और AO का मान निकालना चाहें तो AD का अगर आधा कर देंगे तभी तो यहाँ पे इसका मान निकलेगा AO का। तो AO का मान निकालेंगे। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं AD बराबर 16 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है। इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं। अगर हम AO का मान निकालते हैं, AO का मान, तो ये बराबर हो जाएगा AD बाई 2। AD का 2 से अगर भाग कर देंगे यानी कि इसका आधा कर देंगे तो हमारा मान निकल जाएगा AO का। तो AO बराबर हो जाएगा, AD का मान क्या है 16 सेंटीमीटर, तो 16 बट्टा में 2, तो 2 8 16, यानी कि AO बराबर निकल गया, AO बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। AO की लंबाई कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये जो है 8 सेंटीमीटर है, बस इतना दूर तक, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या निकालना है। इसके बाद से अगर हम इसमें BO निकालें, BO यानी कि BO की लंबाई निकालें तो BO बराबर हो जाएगा BC, ये पूरी भुजा इसका आधा करेंगे BC बाई 2, तो BO बराबर हो जाएगा, BC का मान 12 बट्टा में 2, यानी कि BO बराबर हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। BO बराबर 6 आ गया, इसका मान निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका मान 6 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह एक समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है, तो AOB लेते हैं, त्रिभुज AOB में लिखेंगे त्रिभुज, इतना करने के बाद लिखेंगे त्रिभुज AOB में आप देख पा रहे होंगे कि यह जो भुजा है हमारी, यह जो भुजा है ये हमारा है आधार, ठीक है। यहाँ पे अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये आधार है, ये लंब है और ये हमारा कर्ण है, ठीक है। AB हमारा कर्ण है और AO लंब है और OB ये आधार है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और AB का मान निकालेंगे।
ए बी, और यही तो हमारी भुजा है, ठीक है। तो हमें भुजा का मान ही ज्ञात करना है, तो ए बी का मान निकालेंगे। ए बी बराबर हो जाएगा रूट में यहाँ पे इस लंब का स्क्वायर 8 का स्क्वायर धन इस आधार का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ए बी बराबर निकल जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर होता है 64 धन 6 का स्क्वायर होता है 36। तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारा 36 और 64 को जोड़ेंगे तो 100 यानी 100 आएगा, 100 आएगा। तो ए बी बराबर 100 का वर्गमूल 10 आएगा, ठीक है। तो ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर आ गया, यानी कि इसकी भुजा आ गई। तो अगर समचतुर्भुज है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी भुजा कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर की होगी। तो ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन दिया है 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 2 हमारा 10 सेंटीमीटर ये क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्रमशः 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई मान लीजिए दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है, पी क्यू आर। ये दोनों समरूप त्रिभुज है, यानी कि जिसके संगत कोण और संगत भुजाएं क्या है, आपस में बराबर, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और संगत कोण आपस में बराबर है। तो इसमें देखिए हमें क्या करना है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का अनुपात और क्षेत्रफल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यही हमें देखना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल अगर निकालें तो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी अनुपात का मतलब इसको हम बट्टा में लिखें तो क्षेत्रफल एक में त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्र ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा का, यानी भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर, भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर होगा, ठीक है। तो भुजाओं का अनुपात कितना दिया गया है, 4:9। तो 4 यहाँ पे भुजाओं का अनुपात 4:9 दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्षेत्रफल लिखेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, बट्टा में क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर दोनों भुजाओं का अनुपात 4/9 है और इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। ये हमें दिया है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर देना है, यही हमारा त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, इसको हम करेंगे तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 बट्टा में 9 81 आ गया। यानी कि जो हमारा ये क्षेत्रफल हुआ त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 16:81। इसको अनुपात के रूप में लिख देंगे, 16 यहाँ 81 यहाँ। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी 16:81। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है, 16:81 ये हमारा सही है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है, 4 tan थीटा बराबर 3। तो tan थीटा बराबर अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर हो गया हमारा 3/4। तो tan थीटा बराबर होता है, ऊपर वाला जो होता है लंब होता है, लंब बट्टा में आधार, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा में आधार। तो लंब का मान 3 दिया है, आधार का मान 4 दिया है। तो एक समकोण त्रिभुज में हम देखते हैं कि लंब का मान, ये लंब है ए बी सी, ये लंब है तो AC का मान 3 दिया है और BC का मान 4 दिया है। हमें AB का मान, कर्ण का मान निकालना है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से,
पाइथागोरस जब लगाएंगे ना, पाइथागोरस प्रमेय, तब देखिए ए बी बराबर जब निकालेंगे तो रूट में इस 3 का स्क्वायर धन में इस 4 का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी बराबर जब निकालेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस में 4 चौका 16, यानी कि ये हो जाएगा 25 और बराबर में आ जाएगा हमारा 5, यानी ए बी का मान निकल गया 5। ठीक है, ए बी का मान 5 निकल गया। ठीक है, अब हमें दिया है कि इसका मान ज्ञात करना है, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा में 4 साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए आपको थोड़ा सा हम बता दें तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण, तो 4 लिखेंगे गुणे में, साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण, तो लंब इसमें क्या है 3 है, तो 3 लिखेंगे इसकी जगह पे, और कर्ण क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, साइन थीटा की जगह पे हम 3/5 लिख दिए। अब देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे, कॉस थीटा की जगह पे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार इसमें 4 है तो 4 लिखेंगे, बट्टा में कर्ण क्या है 5 है तो 5 लिख देंगे, बट्टा में ऐसे ही 4 यहाँ पे 4 है, और साइन थीटा की जगह पे हम लंब बट्टा कर्ण लिखेंगे 3/5, माइनस का कॉस थीटा की जगह पे आधार बट्टा कर्ण, आधार का मान 4 और कर्ण का मान 5, 4/5 यहाँ पे प्लस है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। इसको हम अगर हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 4 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12 बट्टा में 5 माइनस का 4/5, इसके बट्टे में 4 3 का 12 बट्टे में 5 प्लस में 4/5। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यहाँ पे हर अगर बराबर है तो ऊपर वाले को उस सम में से घटा देंगे, तो 12 में से 4 को घटाएंगे तो 8/5 आ जाएगा, बट्टा में नीचे 12 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 16/5 आ जाएगा। ठीक है, 16/5 आ जाएगा। इस 5 से इस 5 को काट देंगे, 8/16 आ गया, तो 8/16 को अगर काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूना का 16, 1/2 जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में देख सकते हैं आप, ऑप्शन में देख सकते हैं कौन सा सही है। देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 1/2 आया है, तो यही हमारा ऑप्शन क्या है सही है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, साइन 75, साइन 75 बटा में cos 15 का मान होगा, साइन 75 और cos 15 का मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको पता करना है, देखिए साइन 75 डिग्री बटा में cos 15 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है cos थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस साइन 75 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का 15, साइन 90 माइनस का 15 लिखेंगे तो यहाँ 75 बचेगा। इस 75 को हम क्या कर सकते हैं, 90 में से 15 को घटा सकते हैं, बट्टा में नीचे cos 15। ठीक है, बराबर करेंगे तो ये साइन 90 या माइनस थीटा, थीटा अगर बदलेगा यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 15, थीटा की जगह 15, और नीचे भी cos 15 है, और cos 15 से cos 15 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। इस प्रकार से ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा वो सही है। ठीक है, 1 हमारा सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त है और एक वर्ग है, इन दोनों का परिमाप क्या है, बराबर है। एक वृत्त में हम देखते हैं कि ये r त्रिज्या है और इसका परिमाप होता है 2πr। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं ये भुजा है, तो सारी भुजाएं इसकी ये होती हैं, सारी भुजाएं, चारों भुजाएं इसकी क्या होती है, बराबर होती हैं वर्ग में। तो इसका जो हमारा परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप जो होता है 4a होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों का परिमाप क्या है, आपस में बराबर है, तो 2πr बराबर है 4a के। ठीक है, तो यहाँ पे हम r का मान निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, r बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 4a, और ये 2π इधर में आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो r बराबर 4a बाई में 2π निकल गया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, देखिए हम यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, इन वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा में वर्ग का क्षेत्रफल, अनुपात ज्ञात करना है तो बट्टा में लिख सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, πr², बट्टा में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा a है तो a का स्क्वायर। ठीक है,
अब देखिए इस पाई आर स्क्वायर के जगह पे हम आर स्क्वायर के जगह पे अगर हम ये रखें, ये मान रखें 4a/2 पाई, तो पाई इधर रहेगा और 4a/2 पाई का स्क्वायर बट्टा में नीचे लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर रखेंगे। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो पाई की जगह पे पाई लिखेंगे। अब इस 4a यहाँ पे मल्टीप्लाई है बाई 2 पाई लिखेंगे और फिर एक बार और लिख सकते हैं 4a/2 पाई, क्योंकि इसका स्क्वायर है, ठीक है। और गुणा में लिख सकते हैं 1/a², इस ए स्क्वायर को भी हमने लिख दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 दूना का 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से 2 दूना 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वहाँ पे 4 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। और इस ए से ए स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो मान निकला यहाँ पे 2 दूना का 4, तो यहाँ पे निकला 4/पाई, ठीक है, 2 दूना का 4 और यहाँ पे नीचे पाई बचा है तो 4/पाई यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो 4/पाई आ गया, तो पाई का मान हम पाई बराबर 22/7 रखेंगे, ठीक है, रखने पर तो पाई का मान अगर 22/7 रखेंगे तो 4/22/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा, यानी 4 गुणे के 7/22, इसको काटेंगे 2 दूना का 4, 2 ग्राम 22, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 दूना का 14 और बट्टा में 11, 14/11, यानी कि इसका रेशियो हो जाएगा 14 रेशियो में 11, 14:11 का होगा। तो ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन देख सकते हैं हमारा क्या है। ऑप्शन में हमारा है 22/7, 22:7, 14:11, 7:22, 11:14। तो हमारा आंसर क्या आया, 14:11। तो 14:11 ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 14:27 है, 64:27 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, यहाँ पे 64 है, 14 बोल रहे थे, सॉरी, 64:27 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए कि ये 2 गोले हैं, एक गोला का त्रिज्या जो है R1 है और एक गोले की त्रिज्या R2 है, एक गोले की त्रिज्या R2 है, ठीक है। तो गोले का जो 2 गोलों का आयतनों का अनुपात होता है, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात जो होता है बराबर होता है पहला गोला का आयतन बट्टा में दूसरे गोले का आयतन, ठीक है, पहले गोले का आयतन और बट्टा में दूसरे गोले का आयतन, दूसरे गोले का लिख रहा हूं ताकि आप नोट करके इसे तैयार कर लें अच्छे से और वहां पे तेजी से कर पाएं। 2 गोलों के आयतनों का अनुपात दिया गया है इस क्वेश्चन में, तो 64:27 है, यानी कि 64/27 है, ठीक है। इसको अनुपात में अगर बट्टा में बदलते हैं अनुपात को तो इस प्रकार से लिखते हैं, जो पहले दिया गया रहता है उसको ऊपर, जो बाद में दिया गया रहता है उसको नीचे, बराबर में पहला गोला का आयतन जो होता है, पहले गोले का आयतन, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³ ये होता है। तो पहला गोला का आयतन है तो पाई r1³, क्योंकि इसका जो रेडियस है, जो त्रिज्या है R1 माने हैं, तो r1³ हो जाएगा, बट्टा में दूसरे गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r2³, ठीक है, क्योंकि इसका जो त्रिज्या है R2 है। अब देखिए 4/3 पाई यहाँ भी है, 4/3 पाई यहाँ भी है, तो ये 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, ठीक है। ये कटने के बाद से हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 64/27 बराबर में आ जाएगा r1³ बट्टा में r2³, ठीक है। इसके आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस 64 को हम लिख सकते हैं 4³ बट्टा में इस 27 को लिख सकते हैं 3³ बराबर में r1³ बट्टा में r2³, यानी कि जो हमारा r1/r2 निकला वो बराबर आ गया 4/3 के, ठीक है, 4/3 के, यानी कि इसका अनुपात क्या निकल गया, 4:3। इनका अनुपात क्या निकल गया, 4:3। अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए आगे क्या करेंगे, लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का
अनुपात, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा हमारा, पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पहला गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr1² बाई 4πr2², यही तो होगा। पहले गोले का ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे गोले का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ 4π और 4π क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे r1 का स्क्वायर और बट्टा में r2 का स्क्वायर हो गया, r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर का मान हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। तो r1 का, ठीक है, r1 और r2 का मान रख देंगे, r1 का मान 4 बट्टा में r2 का मान 3 और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो बराबर में 4 चौका 16 हो जाएगा, बट्टा में 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यानी कि 16 अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 16:9। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आर का मान है, हमने r1 और r2 का मान निकाला है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे इसका मान निकला था तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका मान, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो हमारी 1 से 10 तक की विषम संख्याएं हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, 1, 3, 5, 7 और 9। यही जो संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें धनात्मक विषम संख्या कहते हैं। तो 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याएं 1, 3, 5 और 7 और 9 है, ठीक है। तो समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। समांतर माध्य आप मत लिखिएगा क्योंकि वो बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो समांतर माध्य x बार बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बट्टा पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। तो पदों का योग करेंगे, x बार यहाँ पे लिखेंगे, पदों का योग क्या है, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9, जितने भी हमने संख्याएं निकाला 10 तक के बीच में, और बटा में पदों की संख्या। तो पदों की संख्या 1 2 3 4 5 है, तो 5 से हम इसमें भाग कर देंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं इसके आगे हम x बार अगर निकालें तो x बार बराबर हो जाएगा 3 1 4 5 4 9 9 9 18 18 और 7 मिलकर के हो जाएगा 25। तो 25 बट्टा 5 हो जाएगा, ये कटेगा हमारा मिल जाएगा 5। तो x बार बराबर हमें क्या मिल जाएगा, x बार बराबर 5 निकल गया, यानी समांतर माध्य क्या होगा, इसका 5 होगा। तो यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा चौथा है 5 है, तो ये हमारा सही है, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें याद करना होता है, वही हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है, तोरण से, आयत से, बहुभुज से, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका सही आंसर है तोरण, ये आप फिर रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और जो तोरण होता है संचय बारंबारता वक्र को प्रदर्शित करता है, ठीक है। संचय बारंबारता वक्र से प्रदर्शित करते हैं इस तोरण को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी, तब माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए अगर माध्य बराबर क्या दिया है, माध्य बराबर 27 और बहुलक बराबर दिया है 45, ठीक है। तो जो बहुलक माध्य और माध्यिका के बीच जो संबंध होता है वो इस प्रकार का होता है, जो माध्य होता है, माध्य माइनस का बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्य माइनस माध्यिका, ठीक है। माध्य माइनस माध्यिका इस प्रकार से होता है। तो जो मान दिया गया है वो रख देंगे और हमारा माध्यिका निकल जाएगा। माध्य का मान दिया है 27 माइनस बहुलक का मान दिया है 45 बराबर 3 गुणे माध्य का मान दिया है 27 माइनस का माध्यिका नहीं दिया है, तो माध्यिका की जगह पे माध्यिका लिखेंगे क्योंकि माध्यिका का मान तो हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें कोई माइनस का 45 में से अगर 27 को हटाएंगे तो माइनस का 18 मिलेगा, बराबर में 3 गुणा का 27 हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो 3 गुणा का 27 हो जाएगा, और माइनस में फिर 3 का गुणा माध्यिका में भी हो जाएगा, 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका, ठीक है। माध्यिका, अब माध्यिका को यहाँ पे कुछ मान भी सकते थे, चलिए हम माध्यिका का नाम लेकर के ही चल रहे हैं। यहाँ पे ये माइनस का 18 है, ये 3 और 27 का गुणा होगा तो 81 होगा, और 81 को हम इधर लाएंगे तो माइनस का 81 हो जाएगा, ठीक है। इधर प्लस का 81 था, 3 का गुणा अगर 27 में करेंगे प्लस का 81 आता है, इस प्लस का 81 को हमने इधर ला दिया, माइनस का 81 हो गया, बराबर में माइनस का 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका।
अब देखिए यहाँ पे इस 18 माइनस 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 है ना प्लस हो जाएगा, यानी कि इसको जोड़ेंगे अब माइनस का चिन्ह ही रहेगा। 8 एक 9 8 एक 9 यानी कि माइनस का 99 और बराबर में हो जाएगा माइनस का 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका। अब इस 3 को हम इधर लाएंगे, माइनस का 99 बट्टा में माइनस का 3, माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा माध्यिका। ठीक है, अब इस माध्यिका को माध्यिका बराबर जब निकालेंगे, यहाँ पे तो ये माइनस माइनस कट गया, खत्म हो गया। माध्यिका बराबर निकालेंगे 99 बट्टा में 3, बराबर में हो जाएगा 3 तिरिका 9 3 तिरिका 9। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 33। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर मिल गया 33। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 33। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा 33 है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, वर्गीकरण आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। प्राप्त होना क्या है, माध्यक है। आपको इस क्वेश्चन को याद कर लेना है कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि से अधिक से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद के भुज के आंकड़ों का प्राप्त होना है, तो वो होगा माध्यिका या माध्यक। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे होता है हमारा बारंबारता, संचयी बारंबारता के वक्रों का प्रतिच्छेद इस प्रकार से होता है और यहाँ पे इस प्रकार से इसकी रेखा होती है। ठीक है, से अधिक से कम प्रकार की और से अधिक प्रकार की इस तरह से होती है, इस प्रकार से कुछ होता है। इस प्रकार से करके यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे हमें माध्यिका प्राप्त हो जाता है, माध्यिका प्राप्त हो जाता है। ये चीज़ें हम आपको अच्छे से बता देंगे, ये चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अगर इसे याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं कि ये माध्यिका जो होती है यही से अधिक प्रकार से कम प्रकार की संचयी बारंबारता में प्रतिच्छेद भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 20 क्वेश्चन आपके खंड क के हो गए। नेक्स्ट वीडियो में खंड ब के सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से उसको हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें और आप पेपर पैटर्नों को अच्छे से भली भांति समझ सकें। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो अगली वीडियो में हम उस सभी क्वेश्चन को कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।